पोलारिस को ये पता था कि वह गर्भवती है, लेकिन उस क्रूर कैदी सरगना ने फिर भी उसे बेरहमी से पेट में लात मार दी। अब पोलारिस का गुस्सा फूट पड़ा। दर्द को सहते हुए उसने थोड़ी सी मैग्नेटिक पावर निकाल ली। वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि मैग्नेटो की बेटी थी, फैशन की दुनिया में तहलका मचाने वाली पोलारिस। कुछ दिन पहले एक मिशन में वह पुलिस के जाल में फंस गई थी और अब जेल में बंद थी, नई थी, माहौल समझ भी नहीं पाई थी कि जेल के गेट पर ही एक ब्लैक इनमेट ने उसे धमकी दे डाली। पोलारिस ने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि उसके पास ज्यादा जरूरी काम थे। उसने नोट किया कि एक कैदी की गर्दन पर भी वही शक्ति रोकने वाला कॉलर था। कुछ सोच पाती तब तक उसे उसकी सेल में ले जाया गया। गार्ड के जाते ही पोलारिस ने अपनी शक्तियों से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसका मैग्नेटिक पावर काम नहीं कर रहा था। दूसरे कैदी मजाक उड़ाने लगे। तभी सामने वाली कैदी ने बताया यह कॉलर खास तौर पर म्यूटेंट्स को काबू में रखने के लिए लगाया जाता है और पोलारिस से कहा कि वो ज्यादा होशियारी न दिखाए। जेल का बॉस उसे पहले ही नोटिस कर चुका है। पोलारिस ने तय कर लिया कि उसे हर हाल में भागना है, लेकिन प्लान अब बदलना होगा। दूसरे दिन उसे इंट्रोगेशन रूम ले जाया गया जहाँ हर चीज प्लास्टिक की थी ताकि वह किसी भी मेटल को कंट्रोल न कर सके। पुलिस उससे उसके टीममेट्स का पता मांग रहे थे और उसके पेट में पल रहे बच्चे की धमकी देकर दबाव बना रहे थे। यही बात पोलारिस के अंदर की आग को और भड़काती है। लंच ब्रेक में उसने बाउलियान नाम की एक कैदी से कॉलर खोलने का तरीका पूछा, मगर वो हंसते हुए कहती है यह नामुमकिन है और पोलारिस से दूरी बना लेती है। ये सारी बातें जेल की बॉस महिला कैदी लीडर देख रही होती है। ब्रेक के बाद वही बॉस उसे रोकती है, यहाँ की रानी मैं हूँ। पोलारिस उससे घूर कर चली जाती है, मगर तभी एक दूसरी कैदी ने पीछे से पोलारिस को गिरा दिया और एक हथौड़ा सीधे उसके चेहरे की ओर मार दिया। पोलारिस ने अब और नहीं सहा। कॉलर की जलन के बावजूद उसने अपने आसपास की मेटल टेबल को कंट्रोल करके कैदी लीडर को दीवार से चिपका दिया। पोलारिस पर फिर हमला हुआ और तभी गार्ड आ गए। बिना पूछताछ किए उसे सॉलिटरी सेल में भेज दिया गया। अब पोलारिस पहली बार टूटी, लेकिन अपने बच्चे की सोचकर उसने आखिरी कोशिश की। गेट पर पूरी ताकत से अपनी शक्ति झोंकी। शरीर थक चुका था मगर इच्छा शक्ति नहीं। कुछ दिन बाद पोलारिस को दूसरी कैदी के साथ ट्रांसफर किया जा रहा था। स्पेशल ट्रक प्लास्टिक से बना ताकि उसकी शक्तियां बेअसर रहें, पर कोई नहीं जानता था कि उसके साथियों ने रास्ते में एम्बुश तैयार कर रखा था। ट्रक जैसे ही मौके पर पहुंचा, दो म्यूटेंट्स ने मिलकर टायर फोड़ दिए। जेल स्टाफ ने तुरंत सुरक्षा घेरे बना लिए। एक इनविजिबल मैन ट्रक के पास गया, मगर कुछ ही कदम चलकर वह प्रकट हो गया और गोली लगने से घायल हो गया। बाकी म्यूटेंट्स की भी शक्ति काम नहीं कर रही थी, शायद कोई इंटरफेरेंस डिवाइस एक्टिव था। पोलारिस के बॉयफ्रेंड ने गन उठाई और गोलीबारी शुरू की। लॉन्ग हेयर्ड गर्ल घायल को बचाने पहुंची और गैंगजी ऑफ ब्लू गर्ल ने इंटरफेरेंस स्रोत को ढूंढा। उन्हें एक चमकती आंखों वाला शख्स मिला। वह उनका पुराना साथी माई चोंग था, जिसकी शक्ति बाकियों की शक्तियों को बंद कर सकती थी। गैंगजी ने उसे चुपके से पीछे से आकर एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। अब पोलारिस को महसूस हुआ उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं, मगर ट्रक में कोई मेटल नहीं था। तभी साथ वाला आदमी अपनी टांग में लगे स्टील स्क्रूज निकालने को कहता है। पोलारिस हिचकिचाई, मगर फिर वह स्क्रूज निकालती है और उनके जरिए रस्सियां काटती है। जैसे ही जेल गार्डों को पता चलता है बहुत देर हो चुकी थी। बाहर बाकी म्यूटेंट्स की शक्तियां भी लौट आती हैं। पोलारिस का बॉयफ्रेंड कार के फ्यूल टैंक पर लेजर मारता है। तेज धमाका होता है। जेल के अधिकारी डर जाते हैं और गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। ब्लू गर्ल स्पेस फाड़कर बाकी साथियों को निकाल लेती है। तभी ट्रक का पिछला दरवाजा खुलता है। पोलारिस आजाद हो जाती है। अब उसके पास अगर मेटल हो तो वह अजेय है। यह देख जेल प्रमुख पीछे हटने का आदेश देता है। पोलारिस अपने बॉयफ्रेंड के गले लगती है और इस तरह पूरी टीम के सहयोग से पोलारिस को आजादी मिल जाती है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। पोलारिस ने अपने पैर से कार का दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। उसे पता था कि ऊपर ड्रोन मंडरा रहा है। तभी लड़के ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। तेज गर्म रोशनी जो शीशे की परावर्तक सतह से होकर ड्रोन पर जा लगी और उसे गिरा दिया। ये छोटी सी जीत दोनों को बेहद सुकून देने वाली लगी, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक FBI की एक टीम ने रास्ता रोक लिया। मैग्नेटो की बेटी पोलारिस ने तो मानो इस तरह की धमकी को गिनती में ही नहीं लिया। हाथ घुमाया और गोलियां वहीं से वापस भेज दी। FBI चीफ सब देखता रहा। उसे समझ आ गया कि वह पूरी तरह पोलारिस के रहमोक्रम पर है, मगर पोलारिस ने उसे मारा नहीं, बल्कि पास की कंक्रीट में मौजूद लोहे की छड़ों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया ताकि वो भी महसूस कर सके स्टील नेकलेस का मजा। तभी बाहर से और फोर्स आ गई। अब पोलारिस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। सारे लोहे के टुकड़े हवा में उठे और ग्लास की छत तोड़ते हुए पुलिस कारों पर आकर गिरे। यह साफ इशारा था हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन FBI ने पोलारिस की एक कमजोरी पहचान ली। वह किसी को मारती नहीं। बस फिर क्या था, तेजी से गोलियां भर ली गई, आंसू गैस फेंकी गई। पोलारिस को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय बाद जब वे म्यूटेंट हेडक्वार्टर पहुंचे तो पोलारिस ने बाकी बच्चों को सिखाना शुरू किया, कैसे अपनी शक्तियों को काबू में लाएं और कैसे दमन के खिलाफ लड़े, क्योंकि इंसानों ने उन्हें अपना हिस्सा नहीं समझा बल्कि गुप्त प्रयोगों के लिए बंदी बनाकर रखा। पोलारिस जानती थी लड़ाई के बिना अस्तित्व संभव नहीं और जल्द ही वो दिन भी आ गया। बाहरी निगरानी में एक सेंटिनेल ने देखा FBI की एक भारी टुकड़ी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। ब्लैक आयरन ने तुरंत रिट्रीट का आदेश दिया। FBI के साथ कुछ भ्रष्ट म्यूटेंट्स भी थे जो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार थे। शुक्र था मुख्यालय से एक गुप्त सुरंग पहले से तैयार थी। पोलारिस और उसका भाई पीछे रह गए ताकि सबूत मिटाकर दूसरों को समय मिल सके। जब बाकी टीम बच गई तभी दुश्मन अंदर घुस आया। एक म्यूटेंट ने साउंड वेव्स से हमला किया, मगर पूरी इमारत अब खाली थी। पोलारिस और उसका भाई एक साथ फाइनल मूव के लिए हाथ थामे खड़े थे। तेज चमकदार प्रकाश, बिना कोई आवाज, और पूरा हेडक्वार्टर स्पेस में बिखर गया। उधर दूसरी ओर पोलारिस एक सीक्रेट मिशन पर थी, उस इंसान को खत्म
खत्म करने जो म्यूटेंट्स पर अत्याचार कर रहा था। उसके साथियों को यह बात पसंद नहीं आई। उनका मानना था इससे इंसानों और म्यूटेंट्स के रिश्ते और बिगड़ेंगे, मगर पोलारिस जानती थी इज्जत डर से आती है, दया से नहीं। वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहती थी, मगर कमजोरी के साथ नहीं। अब पोलारिस का बच्चा पैदा होने वाला था और लगता था उसके पेट में बच्चा भी उतना ही जिद्दी था जितनी वह खुद। पोलारिस के पेट में पल रहा बच्चा उसकी माँ से भी ज्यादा जिद्दी निकला। एक बार की हलचल में ही 6000 पाउंड वजनी कार उसकी ओर खींच गई। ये देखकर सभी दोस्त हैरान रह गए। आखिर मैग्नेटो का खून था। बच्चे की डिलीवरी सुरक्षित हो सके इसके लिए दोस्तों ने पोलारिस के लिए एक पुराना सैन्य बंकर किराए पर लिया, जिसकी दीवारें पूरी तरह कंक्रीट से बनी थी। मगर ये काफी नहीं था। डक्सन 3 सिस्टर्स नाम की 3 लड़कियों ने अपनी मन को मोहित करने वाली शक्ति से रेजिडेंट कमेटी को भ्रमित किया और सुरक्षा के नाम पर आसपास के लोगों को वहां से हटवाया। हालांकि पहले तो अधिकारी माने नहीं, मगर पैसों की चकाचौंध ने उनकी ईमानदारी को हरा दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। बंकर के बीचों बीच बनाया गया एक स्पेशल लेबर रूम जो बुलेट प्रूफ ग्लास और स्पेशल प्लास्टिक से बना था, ताकि कोई भी लोहे की चीज पोलारिस के बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। मगर लेबर रूम तैयार भी नहीं हुआ था कि पोलारिस के पेट में हलचल शुरू हो गई। उसे तुरंत अंदर लाया गया। पोलारिस ने कोशिश की शांति बनाए रखने की, मगर दर्द के साथ उसकी शक्तियां भी बाहर आने लगी। पास पड़ा एक फोर्कलिफ्ट तक हिलने लगा। किसी तरह उसे बेड पर लिटाया गया। बच्चा निकल नहीं रहा था और पोलारिस की ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। बिजली की लाइटें चमकने लगीं, बाहर की लोहे की चादरें, कारें, दरवाजे सब उसकी शक्ति से कांपने लगे। मगर डिलीवरी पूरी नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि पोलारिस किसी मानसिक तनाव में है और जब तक वो हल नहीं होगा बच्चा बाहर नहीं आएगा। फिर डक्सन तीनों बहनों ने पोलारिस के दिमाग में प्रवेश किया। उन्होंने उसे एक सपना दिखाया जहाँ म्यूटेंट्स ने लड़ाई जीत ली है। एक शांतिपूर्ण यूटोपिया बस चुका है और पोलारिस का बच्चा खुशी से खेल रहा है। पोलारिस की आंख खुली। उसे अपना मकसद याद आ गया। वो पलटा और फिर पूरी ताकत से जोर लगाया। बिजली का झटका पूरे शहर में फैल गया। सिस्टम ठप पड़ गया, मगर आखिरकार बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया चेंशी, चेंशी जिसका मतलब है सवेरा, एक नई शुरुआत। लेकिन ये पावरफुल जन्म सरकारी राडार पर आ गया। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइन बनी रहस्यमय ब्लैकआउट। जुई जी नाम की एक अधिकारी ने डक्सन बहनों को आदेश दिया, जिस किसी को भी ये जानकारी है उसे मिटा दो। सिर्फ रेजिडेंट कमेटी का मोटा मैनेजर ही सब कुछ जानता था। एक दिन पहले ही उन्होंने उसके घर के गार्ड को शैडो मैन से मरवा दिया। अब टारगेट था वो फ्लाइट बुक की मैनेजर। वो भागना चाहता था, मगर तीनों बहनों को देखकर समझ गया कि अब निकल पाना मुश्किल है। उन्होंने उसकी सोच को अंधकार में डुबो दिया। पर तभी एक फोर्कलिफ्ट अचानक टकरा गई, जिसने सबको चौंका दिया। ये हादसा साफ दिखाता था कि जुई जी अपने रास्ते में आने वालों को खत्म करने में जरा भी रहम नहीं करती। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। बस हल्का सा जोर लगाया और ब्रेड का टुकड़ा चूर चूर हो गया। लेकिन उसने माँ बाप की बदली नजरों को नहीं देखा। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसके पिता जल्दी से देखने चले गए और अगले ही पल लड़की के सामने जो नजारा था उसने उसे अंदर तक डरा दिया। लेकिन जब उसने पिता के चेहरे पर भाव देखे तो समझ गई कि ये सब उसके माता पिता ने ही किया है। घबराई लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसे पकड़ लिया गया और गले में एक ऐसा कॉलर पहना दिया गया जो सिर्फ म्यूटेंट्स को काबू करने के लिए होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उसके अपने ही माँ बाप धोखा देंगे। नफरत का बीज उसके भीतर बो दिया गया। उसे एक प्रयोगशाला में एक चूहे की तरह रखा गया। उसके शरीर में लगातार दवाएं डाली गईं, लेकिन किसी ने उसकी उस भयानक शक्ति को नहीं समझा। वो स्पेस और डायमेंशन को मोड़ सकती थी। उसके डरावने और उलझे हुए दिमाग के दृश्य देखकर वैज्ञानिक भी कांप उठे। कई साल बाद पोलारिस एक मिशन पर थी और उसने उस लड़की को बचा लिया, लेकिन उस वक्त तक वो लड़की अब भी मानसिक अंधेरे में जकड़ी हुई थी। डक्सन सिस्टर्स ने जब उसकी मेमोरी पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ दर्द, यातना और स्याही सी यादें मिली, जिसने उन्हें भी सन्न कर दिया। पोलारिस ने फैसला किया कि अब वो लड़की को म्यूटेंट्स की असली ताकत दिखाएगी। अगले दिन जब पोलारिस ने उसका टेस्ट लिया तो लड़की इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी करने से घबराती थी। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो फिर उसे वही यातनाएं दी जाएंगी। लिटिल व्हाइट नाम की म्यूटेंट को उस पर तरस आया। उस रात वो लड़की के पास गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पहली बार लड़की ने किसी की बात सुनी और अपने दिल के दरवाजे खोले। इसके बाद लिटिल व्हाइट और लड़की की दोस्ती गहराई। वे सड़क के किनारे खाने गईं और लड़की ने अपनी अद्भुत शक्तियां दिखाई। वो किसी भी चीज को पलट सकती थी। फिर एक दिन टीम को बैंक लूटने का मिशन मिला। पोलारिस के नेतृत्व में सबने बिना किसी डर के बैंक में एंट्री ली। डक्सन सिस्टर्स ने गार्ड्स को बेअसर किया। पोलारिस ने गोलियां रोक दी और जुई जे ने अपनी ध्वनि शक्ति से सबको जमीन पर गिरा दिया। बैंक के मुख्य तहखाने को खोलने का जिम्मा अब लड़की का था। उसने बड़े आराम से चट्टानें तोड़ी, रास्ता बनाया और बैंक की सारी संपत्ति को पोलारिस की टीम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जैसे ही टीम वापसी करने लगी, लड़की का अतीत उसके सिर पर चढ़ गया। वो उन सबको मारने लगी जो पहले उसे कैद करते थे। उसका चेहरा अब मासूम नहीं था, वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जुई जी का मंगेतर भी उन्हीं में था जिनकी जान गई। पोलारिस ने रास्ते में उसे समझाने की कोशिश की कि निर्दोषों को मारना ठीक नहीं, लेकिन लड़की ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और पावर से कार का दरवाजा मोड़ते हुए वहाँ से चली गई। जुई जी चुप नहीं बैठी। उसने शैडो मैन को भेजा जिसने लड़की को पकड़ लिया। फिर उसे काले लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहाँ उसे फिर से यातना दी गई। लिटिल व्हाइट ने जब ये
ये सब देखा तो वो चुप नहीं रह पाई। रात के अंधेरे में वो पिंजरे तक पहुंची और अपनी शक्तियों से उसे आजाद कर दिया। लेकिन लड़की को लगा कि जुई जी को जिंदा छोड़ना अब और खतरा है। उसने उसे मारने का फैसला किया। लिटिल व्हाइट ने लाख मना किया, लेकिन लड़की कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गई और हमला करने लगी। और तभी लिटिल व्हाइट ने एक झटके में लड़की की मूवमेंट रोक दी और उसी रुकावट में लड़की का सिर दीवार से टकरा गया। वो मर गई। लिटिल व्हाइट के हाथों ही उसकी जान चली गई। अब उसका दर्द और पछतावा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। किसी को नहीं पता था कि ग्लैमरस और खतरनाक दिखने वाली डक्सिन सिस्टर्स असल में 5 जुड़वां बहनें थीं। बचपन से ही उन्हें एक प्रयोग के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया गया, एक इंसानी औजार। हर मिशन से पहले साइंटिस्ट उन्हें ब्लैकमेल करता। 3 को भेजने से पहले 2 बहनों को बंधक बना लेता ताकि बाकियों की वफादारी बनी रहे। ये अमानवीय तरीका धीरे धीरे उनके अंदर की मासूमियत को निगल गया। एक दिन साइंटिस्ट ने फिर से उन्हें एक म्यूटेंट के दिमाग में घुसकर जानकारी निकालने का आदेश दिया, लेकिन उस म्यूटेंट की चीखें और बेबसी ने बहनों का दिल दहला दिया। उन्होंने पहली बार विरोध किया और साइंटिस्ट से उसे छोड़ने की गुहार लगाई, पर साइंटिस्ट ने न केवल मना किया बल्कि गुस्से में आकर उन्हें धमकाया। बस यही वो पल था जिसने डक्सिन सिस्टर्स के भीतर सालों से दबी आग को भड़का दिया। जैसे ही सुरक्षा गार्ड्स उन्हें कॉलर पहनाने बढ़े, तीनों बहनों ने अपनी शक्तियों का विस्फोट कर दिया और आजाद हो गईं। लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी। जो 2 बहनें बंधक थीं, वे इस विद्रोह के दौरान मारी गईं और उनकी मृत्यु का दर्द मानसिक रूप से बाकी बहनों को भी महसूस हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद डक्सिन सिस्टर्स ने हाउजी का साथ पकड़ लिया और धीरे धीरे हत्यारी मशीनों में बदल गई। पोलारिस जब ये कहानी सुन रही थी तो उसकी आंखों में नमी थी। उसे अपने पिता मैग्नेटो की याद आ गई, जो बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया था। यही भावनात्मक पल पोलरिस की शक्ति को अगले स्तर तक ले गया। वह अब नई पीढ़ी की मैग्नेटो बन चुकी थी। इसी दौरान उसे हाउ जाई की असली मंशा पता चली। वह केवल म्यूटेंट्स के लिए जगह नहीं चाहती थी, बल्कि पूरे स्थानीय सरकार को नष्ट करना चाहती थी। जल्द ही हाउ जाई ने हमला कर दिया। उसने डक्सिन सिस्टर्स को आदेश दिया कि वे लिटिल व्हाइट और उसकी जोड़ी को जबरन सुपर पावर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर करें। जब पोलारिस वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमारत खंडहर बन चुकी थी। पोलारिस का अगला मिशन अब साफ था, हाउजी को रोकना। लेकिन हाउजी के पास एक डरावनी ताकत थी। वो आसपास के सभी म्यूटेंट्स की शक्तियों को निष्क्रिय कर सकती थी। ऐसे में एक साथी ने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसके पास थी एक अनोखी और अंतिम शक्ति, एक ऐसी जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। जाने से पहले उसने अपने प्रेमी से विदा ली और अकेले एलिवेटर से हाउ जाई के पास पहुंची। हाउ जाई ने उसका मजाक उड़ाया, बोली, तुम जैसी में सबसे बेकार है। लेकिन वो उसका मन पहले से तैयार था। उसने खुद को विस्फोटित कर दिया। एक जोरदार धमाका और सब कुछ राख में बदल गया। हाउजी की मौत के बाद डक्सिन सिस्टर्स ने अपने आखिरी मिशन को पूरा किया। उन्होंने हाई लेवल अधिकारियों को अपने कंट्रोल में लिया और मीडिया के जरिए म्यूटेंट प्रोटेक्शन लॉ पास करवा दिया। अब पोलारिस अपनी छोटी सी फैमिली, पति और बच्चे के साथ एक साधारण लेकिन सुखद जिंदगी जीने लगी। और उस महिला म्यूटेंट के बलिदान को कोई नहीं भूला। उसके मकबरे पर हर हफ्ते फूल और श्रद्धांजलि देने वाले आते रहते हैं, परिवार वाले, दोस्त और वो तमाम म्यूटेंट्स जिन्हें उसने आजादी दिलाई।